Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to start chapter number 6, that is respiration in organism. आज हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से organisms respire करते हैं, हम कैसे सांस लेते हैं. So let's start it. One day Bujo was eagerly waiting. एक दिन बुजो बहुत ही eagerly wait कर रहा था. eagerly मतलब बहुत ही इच्छा से, राइट? उसके अंदर उत्सुकता थी ये सोचने की to meet his parents who were coming to the town after a year. वो एक साल के बाद अपने दादाजी ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने वाले थे, दादा दादी से, राइट? He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. He was in real hurry. वो बहुत ही जल्दी में था. क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. वो बहुत जोर से भागा and reached the bus stop. और कहाँ चला गया? बस स्टॉप पे पहुंच गया. He was breathing rapidly. वो बहुत जोर से सांस ले रहा था. His grandmother asked him. उसकी ग्रैंडमदर ने क्या पूछा? Why he was breathing so fast? वो इतनी जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहा है? Bujo told her that he came running all the way. उसने ये कहा कि मैं सारे रास्ते से भागता आ रहा हूँ. But the question got stuck in his mind. लेकिन एक क्वेश्चन उसके माइंड में स्टक हो गया. He wondered why running make a person breathe faster. क्यों ऐसा हुआ कि जब वो भाग रहा था तो उसके ब्रीथिंग की रेट बढ़ गई. The answer to Bujo's question lies in understanding why we breathe. बुजो ने ये जो क्वेश्चन था, जो आंसर था, वो इसमें ही था कि why we breathe. उसका जो क्वेश्चन था वो किस में लाई करता था? क्योंकि हम क्यों सांस लेते हैं. सांस लेने से ही तो पता चल जाएगा कि हम ब्रीथ फास्टर क्यों करते हैं. सो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग सांस लेना क्या है? पार्ट होता है किसका? रेस्पिरेशन का. लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. तो आज हम ये पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है. क्वेश्चन इज व्हाई डू वी रिस्पायर. क्वेश्चन ये है कि हम रिस्पायर क्यों करते हैं. इन चैप्टर नंबर 2 you learned that all the organisms are made up of small microscopic unit. हमने ये सीखा था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है और उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं. What do we call that? Cells. A cell is a smallest structural and functional unit of an organism. कोई भी सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चर और फंक्शनल. यहाँ से ही स्ट्रक्चर शुरू होता है, यहाँ से ही उसका फंक्शन शुरू होता है, राइट? ये सबसे पहली स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है. Each cell of an organism performs certain functions. हर एक सेल कोई ना कोई काम जरूर करता है, such as nutrition, transport, excretion and reproduction. क्या क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के सेल? फंक्शन कैसे कैसे? न्यूट्रिशन. हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन किसके हेल्प से होता है? सेल्स के हेल्प से. ट्रांसपोर्ट, बॉडी के अंदर एक मटेरियल दूसरी मटेरियल, एक मटेरियल जो होता है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे जाता है. एक्सक्रीशन, बॉडी के अंदर से बाहर वेस्ट का जाना. रिप्रोडक्शन, हमारा न्यू लिविंग बींग्स का जन्म लेना. टू परफॉर्म दीज फंक्शन द सेल नीड एनर्जी. और हर एक काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है. आप देखो, आप एक टाइम का अगर मील स्किप करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है. इवन व्हेन वी आर रीडिंग, वी आर ईटिंग, स्लीपिंग एंड रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी. हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं या फिर रीडिंग करते हैं, हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें एनर्जी की जरूरत होती है. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? अब आप बताओ, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी? नहीं. आप थका थका महसूस करना शुरू कर देते हो. तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? इट कम्स फ्रॉम फूड. कैन यू से why your parents insist that you should eat regularly?
क्यों आपके पेरेंट्स कहते हैं कि हमें रेगुलरली ईट करना चाहिए? द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी, फूड के अंदर क्या होता है? एनर्जी होती है विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये एनर्जी हमें कब मिलती है? जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट हियर? So therefore, all the living organisms respire to get energy from food. हर बॉडी, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, सांस लेती है, सांस लेते हैं ताकि उन्हें खाने से एनर्जी मिले। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम अंदर एयर को अंदर लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन। आपको पता है कि एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम हवा को बाहर निकालते हैं, है ना? वी ब्रीथ आउट एयर, और वो जो बाहर निकालते हैं उसके अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। दोबारा से देखो, इसको अंडरलाइन करो। क्या करना है यहाँ पर? एयर कंटेन ऑक्सीजन। जो हम हवा अंदर ले रहे हैं, राइट, उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन। हमारी बॉडी के अंदर, ये अगर हमारी बॉडी है तो बॉडी के अंदर क्या आ गई? ऑक्सीजन, राइट। हमने रिस्पायर किया और फिर जब उसको बाहर निकाला तो बाहर कौन सी गैस को निकालते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वो गैस बाहर निकलती है जो क्या हो? रिच हो किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। So here the air we breathe in is transported to all the part of the body. जो हम सांस लेते हैं, वो जो हम एयर अंदर लेते हैं वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक जाता है, एंड अल्टीमेटली टू ईच, और फिर वो सारा का सारा सेल में जाता है। ठीक है, हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया और हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, राइट। इन द सेल्स, सेल के अंदर ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन। ये जो ऑक्सीजन अपने बॉडी के सेल तक पहुंचाई वो हेल्प करती है किस चीज के लिए? खाने को तोड़ने का काम करती है। द पर्पस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। अंडरलाइन इट स्टूडेंट्स। द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें खाने का ब्रेक डाउन हो, फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, ये ब्रेक डाउन किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है। और जब ये ब्रेक होता है तो बहुत अमाउंट में एनर्जी निकलती है इस प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रहा है? सेल के अंदर। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये जितना भी रेस्पिरेशन होता है वो ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर होता है, राइट। किसके अंदर होता है? ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर, राइट। नाउ इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कहा सेल के अंदर जो खाना था, फूड, फूड क्या था? ग्लूकोज, राइट। वो ब्रेक हो गया। ब्रेक किस में हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में कुछ अमाउंट में वाटर निकलता है, राइट। सो व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन दी हमने, तो ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अंडरलाइटेड स्टूडेंट्स, व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेक होना किसकी हेल्प से? विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन की हेल्प से अगर ग्लूकोज ब्रेक होता है तो इस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट वी कॉल्ड इट? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अंडरलाइन इट प्रॉपर्ली ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके, राइट। वी कॉल्ड इट एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। ऐसा भी हो सकता है कि जो फूड है वो विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक हो। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एरोबिक, और बिना ऑक्सीजन के जब ये ब्रेक डाउन होता है तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऐसा होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, राइट। दो डेफिनेशन हम याद करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो हियर glucose in the presence of oxygen gives out carbon dioxide and water and energy. You should know that there are some organisms such as yeast. कुछ organisms होते हैं जैसे कि yeast that can survive in the absence of air. Do you know? कुछ ऐसे organisms होते हैं, वो organisms जिनका नाम क्या करें हम, yeast. Yeast, right? That can survive in the absence of air. अगर ऑक्सीजन ना मिले तब भी वो सर्वाइव कर पाता है। They are called, उनको हम क्या बोलते हैं, anaerobes. What we call them? Anaerobes, right? They get energy through the anaerobic respiration. तो यहाँ पर खाना कैसे टूटेगा, in the absence of oxygen, right? Alcohol, carbon dioxide and energy. Got it, friends? ये हमें क्या देगा, ग्लूकोज जो होगा वो ब्रेक होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या मिलेगा, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यहाँ हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यहाँ पर वाटर, यहाँ पर अल्कोहल, बाकी सारी चीजें सेम। यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, यहाँ पर भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या है, एब्सेंस है। गॉट इट, क्लियर? नाउ हियर yeast are, what are yeast, आप सोच ही रहे होंगे, yeast are single celled organism। ये क्या होते हैं, ऐसे organisms होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल्ड मतलब इनमें एक ही सेल होता है। they respire anaerobically and during the process yield alcohol। ये anaerobically मतलब क्या, without presence of air, without presence of oxygen रिस्पायर करते हैं, राइट? तो ये अल्कोहल देते हैं। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। वाइन और बियर बनाने का काम किस चीज में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, फ्रेंड्स, राइट? आवर मसल सेल्स कैन आल्सो रिस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। लेकिन कुछ ही समय के लिए ऐसा होता है, राइट? व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or a heavy weightlifting, the demand of energy is high। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपने क्या किया, पहले जो अमाउंट आप यूज कर रहे थे ऑक्सीजन का, अब क्योंकि आप वॉकिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो वो ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, राइट? तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो हियर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन ऑक्सीजन तो हमें लिमिटेड ही मिलेगी, जितनी टूटेगी उतना ही मिलेगा। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तब हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसे होता है, ग्लूकोज इन मसल्स, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में चेंजेस टू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ध्यान से समझो बेटा कि अगर यीस्ट है तो यीस्ट में ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, इट चेंजेस टू अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बट हियर in muscle in the absence of oxygen it changes to lactic acid। कौन सा एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड, राइट? ओके, सो हैव यू वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प? आपकी बॉडी के अंदर आपने देखा होगा, अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। द क्रैम्प्स अकर व्हेन द मसल सेल रिस्पायर एनारोबिकली। ये कब होता है, जब हमारी मसल सेल्स कैसे करते हैं, एनारोबिकली क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, आधा ब्रेकडाउन होता है, पूरा ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, तो ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प हो जाते हैं। द accumulation of lactic acid causes muscle cramps, right? We get relief from
क्रैम्प आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। अगर हम गर्म पानी से नहाए या फिर मसाज करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो ये क्रैम्प का पेन होता है वो आराम देता है। कैन यू गेस व्हाई इट इज सो? हॉट वाटर बाथ और द मसाज इंप्रूव द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है। As a result, the supply of oxygen to the muscles increases। और हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा तो ऐसा होगा कि वो हमारे लैक्टिक एसिड को तोड़ देगा। अब वो लैक्टिक एसिड किसमें चेंज हो जाएगा? इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। राइट, तो आपने ये सीखा कि मसल क्रैम्प किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द accumulation ऑफ लैक्टिक एसिड। Now we are going to understand about breathing। अब हम किसके बारे में सीखेंगे? ब्रीदिंग के बारे में सीखेंगे। Now here we are understanding activity 6.1। Question: here it's given, do this activity under the supervision of your teacher only, right? Close your nostril, अपनी नाक को बंद करो, right? And mouth tightly and look at your watch। What did you feel after some time? उसके बाद आप क्या देखते हो? How long were you able to keep both of them closed? दोनों को बंद कर सकते हो तो कितनी देर के लिए ऐसा कर सकते हो? Note down the time for which you could hold your breath। कितने टाइम के लिए हम ब्रीदिंग को रोक पाएंगे? So now you know that you cannot survive for long without breathing। हम सांस लेने की जो ये प्रोसेस है, ये जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है, उसको उसको हम ज्यादा देर के लिए रोक नहीं पाते। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। ब्रीदिंग का मतलब है आप उस हवा को अंदर ले रहे हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होता है, एंड गिविंग आउट एयर, और हम उस हवा को बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। Right, the taking in of air rich in oxygen into the body, that is called inhalation। So underline it friends, what is inhalation? Taking in of air rich in oxygen into the body, that is called inhalation। And giving out of air rich in carbon dioxide, it is known as exhalation। What we called it? Exhalation. One is inhalation, other is exhalation। So it is a continuous process which goes on over time and throughout the life of an organism। जब तक हम जिंदा रहते हैं ये inhalation और exhalation का process चलता ही रहता है। Now we are going to study a very interesting one term, that is breathing rate। What do you mean by breathing rate? The number of times a person breathes। कितने टाइम, कितनी बार ब्रीथ करते हैं, किसमें? 1 मिनट में, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। During breathing, inhalation and exhalation take place alternatively। ब्रीदिंग टाइम पर हम क्या करते हैं? इनहेल और एक्सहेल जो करते हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, राइट? ड्यूरिंग ब्रीदिंग they take place alternatively। एक बार इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन। अब ब्रीथ मींस दोनों, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बार काउंट करोगे, नो, इनहेलेशन और एक बार अंदर लेना हवा को और एक बार बाहर छोड़ देना, ये दोनों प्रोसेस को मिलाकर एक ब्रीथ काउंट होता है, राइट? सो हियर would you like to find out your breathing rate? You want to find कि आपका ब्रीदिंग रेट क्या है? 1 मिनट के लिए हम क्या करते हैं? नोट डाउन करते हैं कि कितनी बार एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है, नोस्ट्रिल में अंदर आती है और बाहर जाती है। Do you want to know where it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? आप क्या जानना चाहोगे कि whether it is constant, क्या हर बार ये सेम होता है, या हमारी बॉडी को जब रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग होता है? So let us find out by doing the following activity, right? Okay, now here we are going to do activity. This is your activity 6.2। Generally we are not aware that we are breathing। अधिकतर हमें ना ऐसे मतलब सोचना नहीं पड़ता कि हमें ब्रीथ लेना है। छोटे बच्चे को ये तो नहीं ना पता है कि ब्रीथ करना होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है, राइट? तो हम भी जब अपने काम कर रहे होते हैं तो वी आर नॉट अकॉर्डिंग टू, जैसे एक्सरसाइज है तो करनी पड़ेगी, खाना है तो सोचना पड़ेगा कि खाना है। ब्रीथिंग के टाइम में तो नहीं सोचते हम। ब्रीथिंग तो इट इज
ऑटोमेटिक प्रोसेस, राइट? वॉलंटरी नहीं है, इनवॉलंटरी है, हमारी इच्छा से नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. However, if you try, you can count your rate of breathing. Breathe in and out normally. Breathe का मतलब क्या है? In और out, right? Air का अंदर और बाहर. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. आपको ये बताना है, आपको ये देखना है कि कितनी बार एक मिनट में आप breathe in करते हो और breathe out करते हो. Did you inhale the same number of time as you exhale? Now count your breathing rate, number of breath per minute. ब्रीथिंग रेट काउंट किया. आफ्टर ब्रिस्क वॉक, अब आपको क्या करना है? जल्दी जल्दी चलना है, या फिर आपको रनिंग करनी है, उसके बाद आप काउंट करो ब्रीथिंग रेट क्या हुआ. सो दैट इज नाउ टोटली डिफरेंट. रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सून एज यू फिनिश एंड आल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट. tabulate your finding and compare your breathing rate under different condition. तो आप देखेंगे कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब हमारा ब्रीथिंग रेट क्या होता है? ज्यादा होता है. तब हम इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ज्यादा बात करते हैं. From the above activity, you must have realized that whenever a person need extra energy, he or she breathe faster. कब ऐसा होता है कि जब कोई भी पर्सन जिसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है वो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ज्यादा करता है. एज ए रिजल्ट क्या होगा? मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? On an average, an adult human being at rest breathing in and out at 15 to 18 times per minute. एक मिनट में कितना? 15 से 18. एक मिनट में कितना? 15 से 15 to 18, right? During heavy exercise, we increase the breathing rate up to 25 minutes. While we exercise, not only do we breathe fast, we also deep breathe and thus inhale more oxygen. तब हम बहुत गहरे सांस लेते हैं. आवाज आती है ना हमारी बॉडी में से जो हम ब्रीथ करते हैं एक्सरसाइज के टाइम पे. तो दैट इज व्हाई, बिकॉज इट इज अ डीप ब्रीथ. हम कोशिश करते हैं हम ऑक्सीजन को क्या कर सके? अंदर ले जा सके. इट स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. अब वो ऑक्सीजन तो कहाँ से मिलेगी हमें? खाने की तोड़ने से. तो हम क्या कर रहे हैं? खाने को जल्दी जल्दी तोड़ने का काम कर रहे हैं. अगर ब्रेकडाउन होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. Does this explain why do we feel hungry after physical activity? तो इसी वजह से ऐसा होता है कि फिजिकल एक्टिविटी के बाद हमें बहुत थकावट होती है या हमें भूख लगती है. क्यों? क्योंकि आपने उस एनर्जी को क्या किया? यूटिलाइज कर लिया. आपने उस खाने को क्या किया? ब्रेक डाउन कर दिया. अब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बची. When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? तब हमें बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. Now let's do activity 6.3. Figure 6.3 shows the various activity carried out by a person during a normal day. Can you say in which activity rate of breathing will be slowest? कब ऐसा होगा कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी होगी जिसमें हमारी ब्रीदिंग रेट सबसे स्लोएस्ट होगी और कौन सी ब्रीदिंग रेट ऐसी होगी जिसमें फास्टेस्ट होगी. Assign the number of to the picture in the order of increasing rate of breathing according to your experience. आपको ये देखना है कि कब आप सांस जल्दी लेते हैं, कब आप सांस बाहर देर से लेते हैं, राइट? तो दिस इज द प्रोसेस. यू कैन फाइंड इट कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही धीरे होता है और जब हम क्या कर रहे होते हैं? भाग रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस क्या हो जाता है? ज्यादा होता है, राइट? नाउ हियर वी आर हैविंग अ फिगर दैट हाउ डू वी ब्रीथ. अभी जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का वो कैसे होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. नॉर्मली we take in air through our nostril. हम अपनी बॉडी के अंदर जो हवा लेते हैं, अंदर लेते हैं, वो किसकी हेल्प से लेते हैं? नोस्ट्रिल की हेल्प से लेते हैं, राइट? When we inhale air, it passes through our nostril. जब हम सांस लेते हैं तो नोस्ट्रिल के अंदर हवा चली जाती है, राइट? Into the nasal cavity. So the nasal cavity air reaches our lung. nasal cavity में एयर क्या करती है? जैसे जाती है तो वो कहाँ जाएगी? Our lungs तक पहुंचती है through the windpipe. Lungs are present in the chest cavity. Lungs कहाँ present होते हैं? हमारी chest cavity में present होते हैं, right? Now here
The cavity is surrounded by ribs on the sides. A large muscular sheet, जिसको क्या बोलते हैं diaphragm, forms the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of diaphragm. अब जैसे हम सांस लेते हैं तो ये जो हमने कहा ना कि एक मस्कुलर शीट होती है, क्या बोलते हैं डायफ्राग्राम, जो लंग्स के नीचे होती है, राइट, जो हमारी एक मस्कुलर शीट है वो चेस्ट कैविटी के नीचे फ्लोर पर होती है, नीचे की तरफ होती है, राइट, लाइक दिस, इस तरह से होती है, राइट, ओके। नाउ हियर एंड इन्वॉल्व्स, ये ब्रीथिंग क्या करती है, इसमें डायफ्राग्राम मूव करता है और साथ में रिब केज भी मूव करती है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जैसे हम सांस अंदर लेते हैं, रिब मूव एंड आउटवर्ड, रिब्स क्या करती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, डायफ्राग्राम क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, उसको स्पेस चाहिए तो ये नीचे जाएगा, है ना। द मोमेंट इंक्रीजेस स्पेसेस आर इन आवर चेस्ट कैविटी, और जब ऐसा होगा तो हमारी चेस्ट कैविटी में क्या होगा, स्पेस हो जाएगा और हमारी लंग्स में क्या होगा, एयर का अंदर आ जाना हो जाएगा, राइट, एयर अंदर आना शुरू कर देगी। द लंग्स गेट फिल्ड विद द एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, अब क्या होगा, रिब्स नीचे की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, डायफ्राग्राम क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, राइट, या फिर अपनी पोजीशन पे आना शुरू कर देगा। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ अ चेस्ट कैविटी, अब इससे क्या होगा, चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, एयर बाहर जाना शुरू करेगी। सो दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजीली, आप अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रखो और ब्रीथ करो। सो कीप योर palm on the abdomen, feel the movement of abdomen, what do you find, you can find it easily. So after having learned that during breathing there are changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition. Everyone was boasting that she or he could expand it maximum. तो कुछ बच्चे कंपटीशन करते हैं, राइट, उनको इन्वॉल्व कर किया, जिसमें ये पता लगाया कौन ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करता है। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट, so you can find it here. Here this is lungs. These are lungs. Here these are ribs. Here downside you can see diaphragm. Right? So when the ribs move up, जब ये ribs जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, ribs, these are the ribs, right? ये moves up, then diaphragm moves down. तो यहाँ पर क्या होता है, space बन जाता है, right? There is a space which is in it. तो यहाँ से inhalation का प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, inhalation, right? So now let's do activity 6.4. Take a deep breath, measure the size of the chest with the measuring tape and record your observation. Measure the size of a chest again and when expanded and indicate which classmate shows the maximum expansion of the chest. We can understand the mechanism of breathing by a simple model, right? Simple model से हम ये पता लगा सकते हैं कि breathing का process क्या होता है. So here air is with it drawn in, diaphragm moves down and ribs move out. This is another diagram. Here the ribs move back to the position, air forced out and diaphragm moves back to the position. That is exhalation. Let's do activity 6.5. Take a white plastic bottle, remove the bottom, get a Y-shaped glass or plastic tube, make a hole in the lid so that the tube may pass through it. To the forked end of the tube, fix two dilated bottles. Introduce the tube into the bottle as shown. Now cap the bottle, seal it and make it airtight. To the open base of the bottle, tie a thin rubber and plastic. आपको क्या करना है? You first take a plastic bottle, any bottle, उसके कैप को रिमूव करना है, कोई भी वाइट शेप की बोतल होनी चाहिए, ठीक है, लिड में एक होल करना है, to the forked end of the tube fix two dilated balloon, और क्या करना है, बैलून लगा देना है, right, this is right, here this is two balloons, right. Now here when the air comes into it they get filled, राइट, ये फूल जाएंगे लंग्स, और जब ऐसा होगा कि उसमें कोई भी जैसे रबर शीट जो आपने लगा रखी है उसको जैसे आप अंदर करेंगे तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगी, जो एयर होगी बाहर चली जाएगी. सो हियर
This is the diagram shown in the figure, right? To understand the expansion of lung, pull the rubber sheet from the base downward. आपने क्या किया? जो भी रबर शीट थी उसको नीचे की तरफ लेके गए. देखो ये नाम नीचे की तरफ लेके जा रहा है. This pulls down, right? Next, push the rubber band sheet up and observe the balloon. अब balloon को देखना है. Did you see any change in the balloons? What do the balloons in the models represent? ये हमारी lungs को represent करते हैं. Now you should be able to explain the mechanism of breathing. तो हम इस तरह से breathing के mechanism को understand. Now here we have next point, that is what do we breathe out? For this, let's understand activity 6.6. Take a slender, clean test tube or a glass or plastic bottle. Make a hole in the lid or fix it in the bottle. Pour some fresh prepared lime water. क्या डाला उसमें? Lime water. Insert a plastic straw. उसके अंदर क्या रखो? Plastic की straw रखो. The hole in the lid in such a way that it dips in the lime water. Now blow gently through the straw a few times. Is there any change in the appearance of the lime water? Can you explain this change on the basis of what you learned in chapter 5? You are aware that air we inhale or exhale is a mixture of gas. पता है कि जो हम सांस लेते हैं उसमें जो एयर अंदर जाती है उसके अंदर क्या होती है? बहुत सारी गैसेस होती है ना. हम सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं लेते. एयर जब जाएगी तो बहुत सारी गैसेस जाएंगी, बट मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है. सो व्हाट डू वी एक्सहेल? Do we exhale only carbon dioxide or a mixture of gases along with it? You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture बहुत पतली सी एक लेयर बन जाती है ना, मॉइस्चर बन जाता है जिसके ऊपर अधिकतर हम लिखते हैं कुछ कुछ, राइट? सो हियर वेयर डू दीज ड्रॉपलेट केम? ये ड्रॉपलेट जो आई हैं वो कहाँ से आती है? सो दिस इज हियर, you see the experiment, straw liya, lime water liya, right? So here the percentage of oxygen and carbon dioxide inhaled and exhaled here. हमने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने देखा था कि लाइम वाटर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है तो वो मिल्कीनेस हो जाती है. कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है. The percentage of oxygen and carbon dioxide in inhaled and exhaled air that is given. इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है. एक्सहेल्ड एयर में 16.4% ऑक्सीजन होती है और 4.4% क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. इट मींस हमने क्या बाहर निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड. Got it, friends? Now let's do and understand here breathing in other animals. ये तो हमने सीखा कि ह्यूमन बीइंग में कैसे ब्रीदिंग होती है. अब हम ये देखते हैं कि दूसरे जो एनिमल्स हैं उनमें ब्रीदिंग कैसे होती है. सो एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लॉयन, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds, they have lungs in their chest cavity like the human being. जैसे human being में होता है ना, same as it is क्या होता है? इनमें भी lungs होते हैं. How do other organism breathe? ये दूसरे organisms जो होते हैं वो कैसे breathe करते हैं? So here are some examples. Like first, that is cockroach. So cockroach has a small opening on the side of its body. Other insect also have a similar opening. जैसे कॉकरोच में एक ओपनिंग होती है सेम एज इट इज, दूसरे में भी होती है. इन ओपनिंग को हम बोलते हैं क्या? स्पाइरकल्स, राइट? Insect have a network of air tubes जिसको बोलते हैं ट्रैकिया for gases exchange. Can you see it here? ये आपको दिखाई दे रहा होगा. ये जो नेटवर्क है इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं. Oxygen rich in air rushes through the spica into the tracheal tubes, diffuse into the body tissue and reach every cell of the body. कहाँ जाता है? बॉडी के हर एक सेल तक जाता है. Similarly, carbon dioxide from the cell goes out. इससे ये बाहर निकल जाता है. These ears, tubes or the trachea are found in the insect and not in any other group of animal. Right? Insect में ऐसा होता है, बाकी में ऐसा नहीं होता. So now let's understand about earthworm. Recall from chapter 6 of class 6 that earthworm breathes through their skin. जो earthworm होता है वो अपनी skin से breathe करता है. The skin of an earthworm feel moist and slimy on touching. देखा होगा जो स्किन होती है
बहुत चिकनी होती है। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम, उसमें आसानी से गैसेस बाहर निकल जाती है और अंदर आ जाती है। दो frogs have a pair of lungs, लेकिन frog के अंदर lungs होते हैं। They can breathe through the skin which is moist and slippery. वो कैसा होता है? Moist होती है और slippery होती है। So now let's understand breathing under water. अब ये देखते हैं कि जो breathing का प्रोसेस है वो वाटर के अंदर कैसे होता है। Can we breathe and survive in water? क्या ऐसा हो सकता है कि हम पानी के अंदर सर्वाइव कर पाए? हमें किस चीज की जरूरत होती है? एयर। एयर क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन वाटर। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? हम तो नहीं रह पाते, बट अगर उनको ऑक्सीजन वाटर के अंदर ही मिल जाए तो वो ब्रीथ कर पाएंगे। सो यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 द गिल्स इन फिश हैव देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। हमने क्या पढ़ा था कि जो फिश होता है, फिश होती है, उसके अंदर क्या होती है? गिल्स प्रेजेंट होती है और इस गिल्स की हेल्प से वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो इनको इनटेक कर पाते हैं, राइट? Gills are projection of the skins. You may wonder how gills help in breathing. Gills are well supplied with the blood vessels. Gills के अंदर क्या होती है? बहुत सारी blood vessels होती हैं for the exchange of gases, ताकि gases exchange कर सके, right? Do plants also respire? क्या plants भी respire करते हैं? Yes. Like other living organism, plant also respire for their survival, as you have learned in class 6. They also take in oxygen. वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं and give out carbon dioxide, और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। What is it? Now in a cell, oxygen is used. अब यहाँ पर क्या होगा? सेल के अंदर ऑक्सीजन यूज की जाएगी और ऑक्सीजन यूज करेंगे तो ग्लूकोज किस में ब्रेक हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। In plant, each part can independently take in out oxygen to the air and give out क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। We have already learned in chapter 1 that the leaf of the plant have a tiny pores, right? जो पेड़ होते हैं उनके पत्तों में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको बोलते स्टोमेटा, और स्टोमेटा की हेल्प से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। Like all other living cell of plant, the root cells also need oxygen to generate energy. रूट सेल को भी किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल में जो एयर प्रेजेंट होता है वो उसको इनटेक करता है और उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर? अगर ऐसा होगा, आप ज्यादा पानी डालेंगे तो मींस वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। In this chapter, you learned that the respiration is a vital biological process. All the living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. उनको किस चीज की जरूरत होगी? एनर्जी की जरूरत होगी, उनको रेस्पिरेशन की जरूरत होगी, राइट? रेस्पायर करेंगे तो ही बॉडी को एनर्जी मिलेगी, राइट? तो ये हमारे यहाँ पर चैप्टर का एंड हुआ। Hope you like it. I have explained each and every part of it. If you like the video, please share it with your friends and subscribe to the channel so that you will get the update of our upcoming videos. Thank you. Bye bye.